नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मध्य दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है। विषय है लद्दाख पर बातचीत में हर वर्ण की भागीदारी सुनिश्चित करें। ये इसको जो लिखा है इस संपादकीय को लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर हैं। हाल ही में लद्दाख में हुई घटनाओं ने इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र की विशिष्ट आकांक्षाओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये घटनाएं लद्दाख के मन में मौजूद अपेक्षाओं के आवेग को बताती हैं, सकारात्मक एवं संवाद के जरिए उनका हल मांगते हैं। यह बताना लाजमी है कि यह विरोध प्रदर्शन भारत के बाहर की घटनाओं से जुड़ाव नहीं रखते। ये लद्दाख की अपनी स्थानीय आकांक्षाओं से पैदा हुए हैं। दशकों तक लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा। भौगोलिक अलगाव और अपनी सांस्कृतिक एवं जाति विशिष्टताओं के कारण यहाँ की स्थानीय आवाजें अक्सर राज्य के बड़े मसले में कहीं दब जाती थी। लद्दाख से कई लोगों ने 2019 में मिले केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे का स्वागत भी किया था, लेकिन समय के साथ अपेक्षाएं विकसित हुई। विधानसभा के अभाव को लद्दाख की आबादी के कुछ वर्गों ने स्वशासन की भावना को सीमित करने के तौर पर लिया। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे ने वहां पर प्रशासनिक दृश्यता बढ़ाई, लेकिन कोई विधायी प्राधिकरण नहीं होने से सीमित राजनीतिक स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। क्षेत्र की आकांक्षाओं और शासन के उपलब्ध ढांचे के बीच अंतर ने आंशिक तौर पर आज नजर आ रही कुंठाओं को जन्म दिया। लद्दाख को लेकर किसी भी संवाद में क्षेत्र की आंतरिक विविधताओं को मान्यता देनी ही होगी। लेह जिले में मुख्य रूप से बौद्ध आबादी है और कारगिल में मुस्लिम बहुसंख्यक। दोनों ही अपनी अपनी प्राथमिकता है दोनों की, और दोनों ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास चाहते हैं, लेकिन रास्ते कभी कभार भिन्न होते हैं। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां विविध वर्ग एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लद्दाख का मसला विशेष तौर पर संवेदनशील है। कारगिल की उम्मीदें अक्सर लेह से अलग होती हैं, क्योंकि समुदायों को अपनी उम्मीदों की आवाज देने के लिए एक मंच चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा की गैर मौजूदगी ने इन भिन्न अभिव्यक्तियों को और बढ़ाया हो। लोकतांत्रिक ढांचे में इन्हें नैसर्गिक और वैध माना जाना चाहिए। चीन और पाकिस्तान से सटा लद्दाख सुरक्षा के लिहाज से देश की सर्वाधिक संवेदनशील जगहों में से एक है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नो पीस नो वार के हालत वाले पूर्वी लद्दाख इलाके में कोई भी आंतरिक अशांति सुरक्षा प्रबंधों की जटिलता पैदा कर सकती है। इधर नियंत्रण रेखा पर स्थित कारगिल में तो पाकिस्तान से झड़पें चलती रहती हैं और रही हैं। ऊपरी इलाके में बात करें तो सियाचिन का काराकोरम पाकिस्तान को ताज़ा पानी की आपूर्ति का बारहमासी स्रोत है। यह भी कई कारणों से विवाद में है, इसलिए जरूरी है कि लद्दाख की जनता की आकांक्षाओं पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ विचार किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की स्थिरता न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। सीमा क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने के लिए इस आबादी को सुनना, उसका सम्मान करना और मुख्य धारा में शामिल करना महत्वपूर्ण है। आपस में जुड़ी आज की दुनिया में दूर दराज के इलाके भी संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंध है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वैश्विक हलचल और नैरेटिव लद्दाख के युवाओं को भी प्रभावित करते रहेंगे करेंगे। लेकिन लद्दाख की हालिया अशांति दुनिया भर में सामने आ रही पीढ़ीगत हलचलों का ही एक असर मान लेना बड़ी भूल होगी। लद्दाख की समस्याएं उसकी अपने इतिहास में निहित हैं।
मौजूदा अशांति, राजनीतिक सशक्तिकरण, भूमि और संसाधनों की सुरक्षा और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका को लंबे समय से चली आ रही लालसा को दर्शाती है। इस अंतर की पहचान करना ही ऐसी उचित प्रतिक्रिया है जिसकी अपेक्षा लद्दाख के लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने का रचनात्मक तरीका बातचीत ही है। लद्दाख के लोगों ने वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा देता है। बातचीत के जरिए इसी भरोसे को फिर से स्थापित करना मददगार साबित हो सकता है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश ढांचे के भीतर हुई केंद्र शासित ढांचे के भीतर ही बढ़ी हुई स्वायत्तता देना समाधान का विकल्प हो सकता है। इसकी विशेष पारिस्थितिकी और सांख्यिकी की सुरक्षा इंतजामों के साथ बढ़ा हुआ स्वशासन देना कारगर हो सकता है। कड़े कदम अलगाव ही बढ़ाएंगे, जबकि सुलह का नजरिया समावेश की भावना पैदा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तमाम मांगे मान ली जाएं, लेकिन ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो लद्दाख की पहचान को सम्मान देते हुए राष्ट्र की प्रगति, इसके योगदान को स्वीकार करे। लद्दाख को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा न मिले, लेकिन महज एक निर्वाचित विधानसभा का प्रावधान भी क्षेत्रीय धारणाओं को संतुलन बैठा सकता है। इससे लद्दाख के लोगों को देश के संवैधानिक ढांचे में मजबूत भरोसा भी मजबूत होगा। अगला दैनिक भास्कर का इस संपादकीय है, विकसित भारत की अनुकूल बनी पुलिस। प्रकाश सिंह लिखते हैं, लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक यानी डीजीपी साहब हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पुलिस हिरासत में मौतों के कुछ मामलों की सुनवाई चल रही है। ये मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लिया है, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह पुलिस सुधार संबंधी 2006 के अपने आदेश की अनुपालन की वस्तु स्थिति भी देखें। 1996 में इन पंक्तियों के लेखक ने एक जनहित याचिका द्वारा पुलिस में सुधारों की मांग की। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बहस के बाद 22 सितंबर 2006 में 3 संस्थागत परिवर्तन के निर्देश दिए थे। एक, हर राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना है। दूसरा, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बने और इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में अधिकार हो। एक कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए जो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच करे एवं महानिदेशक के चयन के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे केवल श्रेष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति उच्चतम पद पर हो सके, उनका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का हो। तीसरा है कि इन्वेस्टिगेशन और कानून एवं व्यवस्था के कार्य को बड़े शहरों में अलग अलग किया जाए, कानूनी व्यवस्था के कार्य को। इस फैसले के बाद ऐसी आशा थी कि पुलिस विभाग को एक नई दिशा मिलेगी। पुलिसकर्मी देश के संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जनता के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील हो जाएगा और शांति व्यवस्था में सुधार होगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला दिए 20 साल हो गए हैं और उसके निर्देशों की अनुपालन में कुछ राज्यों में आदेश निर्गत किए गए और कुछ में एक नया अधिनियम बना दिया गया। परंतु बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उक्त आदेश और अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। नतीजा यह है कि जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं, कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में राज्य सरकार को लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सही ढंग से लागू किए गए तो पुलिस उनके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और वे उसका जैसा दुरुपयोग करती है वैसा नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप नेता और नौकरशाहों ने मन बना लिया कि भी इस आदेश का दिखावे के लिए तो पालन कर लेंगे, पर वास्तव में नहीं होगा। व्यवस्था जसकी तस चलती रहेगी। जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने सोचा था कि पुलिस की मानसिकता और काम करने के तौर तरीके में बदलाव आएगा। स्वतंत्रता के बाद पुलिस अधिकारियों की जो पौध आई उसमें एक जज्बा और देश सेवा की भावना थी। इसके कुछ वर्षों तक तो पुलिस की गाड़ी ठीक चलती रही, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पुलिस और नेताओं के बीच साठगांठ बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करने लगे। इसका विभत्स स्वरूप हमें 1975 की इमरजेंसी के दौरान दिखा, जब पुलिस ने बहुत से ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे,
नेताओं के कहने पर फर्जी रिपोर्ट लिखी, लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया, तरह तरह के अत्याचार हुए। बाद में शाह कमीशन के द्वारा इनकी जांच भी हुई थी और कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा था अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो हमें पुलिस को भारी दबाव से मुक्त करना पड़ेगा। इसी बीच 77 में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन भी हो गया था और कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसमें पुलिस की कार्य प्रणाली का गहन परीक्षण भी किया गया और विस्तृत सुझाव दिए गए थे। और कमीशन की रिपोर्ट जब तक आई तब तक इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। चूंकि यह रिपोर्ट उनके शासन के कार्यों के आधार पर बनी थी इसलिए दरकिनार कर दिया गया था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस कमेटी का गठन किया था यह देखने के लिए कि 2006 कि उसके आदेश का किस हद तक पालन हुआ है। कमेटी ने पाया कि सभी राज्यों में इस आदेश के पालन में उदासीनता है। पुलिस सुधार की गाड़ी लड़खड़ाती हुई चल रही है। अपेक्षाएं बहुत थी पर परिवर्तन नामात्र के हुए थे। सवाल यह है कि भविष्य में क्या रणनीति अपनानी जाए। मेरे विचार से 3 काम करने की जरूरत है। एक तो पुलिस अधिकारी ऐसे आंतरिक सुधारों पर ध्यान दें जिनके लिए सरकार से न तो स्वीकृति चाहिए और न ही धनराशि का आवंटन। इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और जब कोई आदमी अस्पताल जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि वहाँ के इलाज से कुछ न कुछ फायदा होगा। इस तरह हर व्यक्ति जो थाने जाता है उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यहाँ मेरे कष्ट का निवारण होगा। इसके लिए पुलिस को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। रिपोर्ट लिखने में जो कोताही होती है उसे खत्म करना होगा। दूसरा काम पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का है और जनशक्ति में जो कमी है उसकी पूर्ति की जाए। वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, संचार व्यवस्था को और आधुनिक किया जाए, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की संख्या में वृद्धि हो, पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधा बेहतर हो। इससे पुलिस की कार्यक्षमता और मनोबल दोनों बढ़ेंगे। तीसरा काम तकनीकी की अधिक प्रयोग का होना चाहिए। सीसीटीएनएस जो प्रोजेक्ट चल रहा है पुलिस से, इससे पुलिस के काम में बहुत सुधार हुआ है। नेट ग्रिड भी काम करने लगे हैं। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमें बेहतर प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना होगा। साइबर अपराध पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ भी प्रयोग हो सके किया जाए। जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। पुलिस सुधार की जरूरत पर जितना भी लिखा जाए कम होगा। लोकतांत्रिक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस में परिवर्तन अनिवार्य है। आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार विकसित भारत की बात करते हैं पर विकसित भारत के लिए पुलिस को भी विकसित होना पड़ेगा। यह विकास पुलिस में संस्थागत परिवर्तन के बिना नहीं हो पाएगा। आज की शासकीय पुलिस को हमें जनता की पुलिस के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये संवाद की है, असुरक्षित सड़कें हैं जान की दुश्मन। विनोद के साहा लिखते हैं। ये चित्र में दिख ही रहा है कि गड्ढे में सड़क में गड्ढा है तो गाड़ी पता नहीं गड्ढे में चलती है सड़क में चलती है। देश में जनसंख्या वृद्धि केवल जनगणना के आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि रोजमर्रा के जीवन की हर सड़क, हर मोड़, हर फुटपाथ पर सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण जीवन में खौफ पैदा करती दिखती है। शहरों में इंसान व वाहन बढ़ते गए और सड़कों पर जगह घटती गई। नतीजा यह कि पैदल चलने वालों के लिए कभी सुरक्षित माने जाने वाले फुटपाथ आज खड़े वाहनों और दुकानों के विस्तार और अवैध कब्जों से घिर चुके हैं। एक समय था जब फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक और निर्बाध रास्ता हुआ करता था। आम जनों को अधिकार में मिला। सड़क के किनारे वाला फुटपाथ स्कूल जाते बच्चों और पैदल चलते बुजुर्गों के लिए सुरक्षित मार्ग था। दिव्यांगजन भी बगैर डरे आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित चल पाते थे। लेकिन अब वही फुटपाथ पार्किंग स्थल अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों से स्पष्ट कहा है कि नागरिकों विशेष रूप से दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सरकारों की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने 4 सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
यह आदेश अब केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। यदि सरकार और स्थानीय निकाय समय पर कदम नहीं उठाते हैं तो सड़क सुरक्षा के संकट और गंभीर होंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2023 में वर्ष भर में पैदल चलते हुए 35,203 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, जबकि 54,544 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा सड़क हादसों में कुल मौतों का 20.4% है। प्रत्येक 5 सड़क दुर्घटना मृतकों में से एक पैदल यात्री की होती है। दिल्ली में वर्ष 2025 के प्रारंभिक 4 महीनों में सड़क हादसों में 184 लोगों की जान गई है, यानी प्रत्येक माह औसतन 46 लोगों को पैदल चलने के दौरान मौत होती है। दिल्ली यातायात पुलिस मानती है कि सड़क किनारे रेहड़ी पट्टी एवं खड़े वाहनों के अतिक्रमण से राजधानी की 80% सड़कें प्रभावित हैं। यह आंकड़े संकेत हैं कि हमारे शहर और कस्बे पैदल चलने के लिए सुरक्षित रहने के बजाय दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। पिछले वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और जब स्कूल बस का इंतजार कर रहे बच्चों को तेज रफ्तार वाले वाहनों ने रौंदा है। 23 में ही सड़क हादसों में 2352 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इससे भी दर्दनाक यह है कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण भी 2161 लोग मारे गए। गड्ढा भरना कोई तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं मांगता। इसे स्थानीय निकाय का सफाई कर्मचारी भी आसानी से संपन्न करा सकता है, लेकिन हमारे देश में पैच वर्क श्रेणी का कार्य भी फाइलों में एक टेबल से दूसरे टेबल का सफर करता एक लंबित कार्य बन जाता है। सड़क सुरक्षा में यातायात पुलिस सहित नगर निगम, नगर पालिका और विकास प्राधिकरण, यातायात प्रबंधन विभाग और नागरिकों और सभी की साझा जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था सुधारने और फुटपाथ की मरम्मत की जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्य बंटवारे में सौंपी गई है। यातायात पुलिस को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग, यातायात सिग्नल और अंडरपास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नागरिकों को भी स्वयं के कर्तव्य को समझने की आवश्यकता है। फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करना है या दुकान फैलाना दूसरों के जीवन को संकट में डालना है। बैंक, मॉल, अस्पताल, प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना व्यापारिक जिम्मेदारी के साथ कानूनन आवश्यक है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अधिक लापरवाही हो चुकी है कि पार्किंग अभाव में संस्थाओं को संचालन की आसान अनुमति दे दी जाती है, जिसमें गाड़ियां सड़कों और फुटपाथों पर खड़ी कर दी जाती हैं। आवासीय क्षेत्रों में और रहवासी भी बड़ी गाड़ियां खरीदने में परहेज नहीं करते हैं जिन पर पार्किंग सुविधा नहीं है। परिणाम स्वरूप वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन भी समय पर आसानी से नहीं गुजर पाते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब बड़े राजमार्ग बनाने की बात की जा रही है लेकिन देश में पैदल राहगीरों के लिए सड़क किनारे फुटपाथ सुरक्षित नहीं है, यह देश में गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पैदल यात्रियों को सड़क क्रॉसिंग, फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य माना गया है, लेकिन इसे सिर्फ किताबों तक ही सीमित माना जा रहा है। पैदल राहगीरों के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाज सहायता का प्रावधान भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हो सका है। अगर आज हमने फुटपाथ और सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में शहरों में पैदल चलना भी असंभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित फुटपाथ और व्यवस्थित सड़कें केवल यातायात सुधार का हिस्सा नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन के अधिकार का सम्मान भी है। अगला हिंदुस्तान.com का ये संपादकीय है, गांवों का कायाकल्प करती एक क्रांति। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। गांवों का कायाकल्प करती एक क्रांति। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया, यानी डिजिटल इंडिया अभियान, उसी का सशक्त रूप है। इस अभियान का लक्ष्य है सरकार को तकनीकी आधारित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। इस दूरदर्शी पहल को भूमि प्रशासन में लागू करने का काम डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DIL RMP कर रहा है। साल 2016 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज भारत के भूमि प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी गांवों से लेकर छत्तीसगढ़ के गांवों तक डिजिटल भूमि अभिलेखों ने आम जनता के जीवन को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। पिछले कुछ वर्षों में सब रजिस्ट्रार ऑफिसों यानी जो उप पंजीयक कार्यालयों का डिजिटलीकरण हो चुका है, उनको राजस्व तहसीलों से जोड़ दिया गया है। पुराने रिकॉर्ड कक्ष अब सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार बन चुके हैं। सर्वर आधारित इस नई व्यवस्था और डाटा सेंटर ने नागरिकों का समय बचाया है और पारदर्शिता को सशक्त भी बनाया है। अधिकारियों को GIS मैपिंग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम मैपिंग और ऑनलाइन सत्यापन जैसी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब भूमि के स्वामित्व और उनकी लेन देन की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होती है। भारत में अब जमीन केवल भौतिक संपत्ति नहीं रही बल्कि एक आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक गरिमा का भी प्रतीक बन चुकी है। ग्रामीण भारत का चेहरा तेजी से बदल रहा है क्योंकि करीब 99% गांवों की भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं। 97% से अधिक सिजरे ऑनलाइन हैं। 84% गांवों में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और नक्शों का परस्पर एकीकरण हो चुका है। देश के 96% उप पंजीयक कार्यालय अब पूरी तरह से डिजिटल हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूमि अब कागजी झंझटों और विवादों से मुक्त हो रही है। लोग आत्मविश्वास के साथ अपने स्वामित्व के अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि बैंक भी डिजिटल रिकॉर्ड्स की पुष्टि के आधार पर तेजी से ऋण स्वीकृत कर रहे हैं। इससे किसान को बीज, खाद, सिंचाई और मिट्टी सुधार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूंजी अब तुरंत उपलब्ध हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि आम लोगों को इस कार्यक्रम का सीधा लाभ मिला है। आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, चंबा जिले के हरदासपुर गांव के नेकराम कुमार के पुत्र रोहित कुमार वर्षों तक पुराने और असंगत दस्तावेजों के कारण न तो जमीन पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर पा रहे थे, न ही सरकारी कृषि अनुदान का लाभ उठा पा रहे थे। लेकिन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड निर्धारित हो जाने के बाद अब वह अपनी संपत्ति को गिरवी रख कर के बैंकों से सहायता से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं। इस प्रकार शिमला के कुशल सिंह अब अपनी भूमि के डिजिटल प्रमाण के आधार पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराने में कोई कठिनाई नहीं आती है। राजस्थान के चौथमाल शर्मा को भी राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। DIL RMP ने उन्हें प्रमाणिक डिजिटल भूमि अभिलेख उपलब्ध कराए हैं, जिनके आधार पर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। पुराने विवादों को भी आसानी से सुलझा पाए हैं। छत्तीसगढ़ के धनौरा गांव के शशि साहू और उनके अनेक ग्रामीण अब कागज रहित भूमि रजिस्ट्री सेवाओं का लाभ लेते हैं। वे अब अपनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और नामांकन दाखिल खारिज करने के लिए अब उन्हें तहसीलदार या रजिस्ट्रार कार्यालय की चक्कर लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज के समय में नगर निकाय अधिकारी भूमि उपयोग डाटा को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर शहरी और ग्रामीण विकास की योजनाएं बेहतर बना रहे हैं। गांवों के छोटे व्यवसायी, लघु उद्यमी भी स्पष्ट भूमि स्वामित्व प्रमाण के आधार पर तेजी से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC जैसी योजनाओं में डिजिटल रिकॉर्ड्स के जुड़ने से किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलना और सरल हो गया है। यही नहीं, हिमाचल, महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 39 करोड़ से ज्यादा भू मालिक अब मालिकाना हक में बदलाव दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप पाठकों को जानकर सुखद एहसास होगा कि देश के 19 राज्यों में डिजिटल हस्ताक्षर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जिससे ग्रामीण नागरिकों के अधिकार और मजबूत हुए हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर वोकल फॉर लोकल के नजरियों को बढ़ावा देते हुए 8 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और केरल के 276 जिलों में बैंकों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के आधार पर गिरवी संपत्ति पर ऋण मंजूरी की अनुमति दी गई है। साथ ही पंजाब, उत्तराखंड और झारखंड सहित 12 राज्यों में अब राजस्व न्यायालय सीधे भूमि ऑनलाइन भूमि दस्तावेज देख सकते हैं, जिससे विवादित मामलों का निपटारा तीव्र और पारदर्शी हो गया है। जाहिर है कि इससे नागरिकों की पारिवारिक और कानूनी समस्याएं भी पहले की तुलना में बहुत तेजी से हल हो रही है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही यह जीवंत उदाहरण है। आज कोई भी नागरिक जमीन खरीदने से पहले उसकी मालिकाना स्थिति, उस पर लंबित न्यायालयीन वादों और किसी किस्म के बकाया ऋण और अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन देख सकता है। ये बात कुछ वर्षों पहले अकल्पनीय सी लगती थी। आज सामान्य नागरिक की पहुंच में भूमि से संबंधित सभी जानकारियों और सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। निसंदेह है कि महज डिजिटलीकरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह पारदर्शिता, सशक्तिकरण और समानता और अवसर का माध्यम भी है। इससे एक और किसान और ग्रामीण नागरिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की विकास यात्रा में समान रूप से भागीदार बन रहे हैं। अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि डिजिटल इंडिया अभियान केवल तकनीकी परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि सुशासन और आम नागरिक के जीवन को सरल और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का भी स्पष्ट प्रमाण है। सियासी तमाशे में जानलेवा भगदड़ से खड़े हुए सवाल एन एस श्रीनिवास वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने, एक बार देख लेते हैं उसको सरसरी नजर से। तमिलनाडु में फिल्मी सितारे और सियासत का चोली दामन का रिश्ता रहा है। लोग यहाँ फिल्मी सितारों की पूजा करते हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, मगर उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इसे कभी तबाही और मौत का ऐसा भी मंजर पैदा हो सकता है, पर ऐसा ही हुआ। शनिवार को चेन्नई से 384 किलोमीटर दूर कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध करूर की सड़कों पर तमिल फिल्मी सुपरस्टार विजय के रोड शो में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो जाती है। ज्यादातर महिला और बच्चे होते हैं, कई परिवार तबाह हो जाते हैं। इस समय विजय अपने वाहन की छत से उमड़ भीड़ को संबोधित कर रही थी। तमिलनाडु में पहले भी भगदड़ मची है, उस पर सबसे घातक थी और आम जनता के दिलों में गहरा जख्म छोड़ गई थी। इस दुर्घटना का कोई कारण नहीं है, पीछे मुड़कर देखने पर लगता है ये तो होना ही था। 1 साल पहले राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा के बाद सुपरस्टार राजनीति का यह 5वां बड़ा कार्यक्रम था। पहले के 2 बड़े कार्यक्रम मैदान में हुए थे, अंतिम 3 कार्यक्रम रोड शो के थे। इनकी योजना उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले हर शनिवार को करने की बनाई थी। इन सभी कार्यक्रमों में अपेक्षा से ज्यादा भीड़ उमड़ी। पानी और भोजन की कमी रही, महिलाएं और बच्चों समेत प्रशंसकों की बड़ी संख्या चिलचिलाती धूप में घंटों बैठे रहे। इसमें अराजक प्रशंसक सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए जहां जगह मिली वहां चढ़ गए, चाहे वो बिजली के खंभे हो, पेड़ हो, ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो। विजय की पहली 2 रैलियों में राज्य में हंगामा मचा दिया और मद्रास उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा था। तब न्यायाधीश ने विजय की तमिलिका वेत्री कसगम द्वारा आयोजित रैलियों में सुरक्षा चूक के बारे में चेतावनी दी गई। सवाल उठाया गया, अगर किसी की जान गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। टीवी के पदाधिकारियों की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन डीएमके के कार्यक्रमों की तरह पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि विजय के प्रशंसक बेकाबू होते हैं और इससे पुलिस प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ जाता है। दोनों पक्ष अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस त्रासदी का गौर करें तो कम से कम 7 कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक, पहली रिलीज शनिवार सुबह 8:15 बजे नमक्कल की थी और भीड़ तब के 3 बजे से एकत्रित होने लगे, मगर विजय चेन्नई से लगभग 9 बजे उड़े और उनकी पहली सभा दोपहर 2:30 बजे हो सकी। यह देरी क्योंकि दूसरा विजय को करूर में 12 बजे संबोधित करना था, लेकिन 7:30 बजे शुरू हुई थी। जगह जगह भीड़ जमा हो रही थी। प्रशासन या विजय ने सभा रद्द करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तीसरा, टीवी ने अनुमान लगाया कि भीड़ 10,000 के आसपास होगी, लेकिन यह 50,000 हो गई थी। विजय या पुलिस खुफिया विभाग ने भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया था।
चौथा, भीड़ में धक्का मुक्की से महिलाएं, बच्चों समेत कई लोगों ने दम घुटने लगे और बेहोश होने लगे। उसी समय विजय ने एक 9 साल की बच्ची को लापता होने की घोषणा की। अचानक अपनी वैन में चले गए, ऐसा क्यों? पांचवा, भीड़ खुली जगह में जाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आखिर क्यों? छठा, इससे पहले कथित तौर पर किसी ने विजय पर चप्पल फेंकी, वे उपद्रवी कौन थे? सातवां, टीबी का कहना है कि उसने पुलिस के निर्देशों का पालन किया। प्रशासन का कहना है कि टीबी की पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित नहीं रख सके। असलियत क्या है? टीबी के ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि साजिश का शिकार हुई है। भाजपा और अन्नाद्रमुक राज्य सरकार पर आरोप लगा रही हैं। एक और जब घमासान जारी है तो राजनीतिक वर्ग या चुनाव आयोग की सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले रोड शो पर रोक लगाने का पर गंभीर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही शानदार एडिटोरियल आज हमने देखे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।